अब ये जेनजी है, उनके पास जब उन्होंने सोचना स्टार्ट किया तब से उनके पास एआई है। एआई भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है, इंसान के लिए खतरा हो बनता जा रहा है। काफ़ी समय ऐसा आया जब लगा कि अब क्विट कर देना चाहिए। अच्छा, लेकिन आप जो बता रहे थे कि आपके पास जब वो चेक आया आपने फिर से नौकरी ज्वाइन की। कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिल जाते थे, करता था। तो एक ही इंसान विद द हेल्प ऑफ एआई एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है विद ट्रिमेंडस स्पीड। एआई को लेकर लोगों के दिमाग में अलग अलग तरह की भ्रांतियां हैं। अलग अलग तरह से लोग सोच रहे हैं कि एआई आएगा तो नौकरियां चली जाएंगी या फिर नए नए अवसर खुलेंगे। साथ ही हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत आज मौजूद है, कुमार मनीष, जो सब पैसा के फाउंडर हैं। आज उनसे हम इसी मुद्दे को लेकर बातचीत करेंगे। बहुत बहुत स्वागत है मनीष जी आपका। धन्यवाद। मनीष जी, सबसे पहले तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सब पैसा क्या है? जी, सब पैसा एक पेमेंट एग्रीगेटर है। पेमेंट एग्रीगेटर एक टर्म है जो कि आरबीआई रिकॉग्नाइज करती है अंडर पेमेंट सिस्टम एंड सेटलमेंट एक्ट। ये कानून है, उस कानून के तहत हमें एज अ पेमेंट एग्रीगेटर हम कस्टोडियन हैं कस्टमर्स के पैसे का। हम एग्रीगेट करते हैं जितना भी पेमेंट के साधन हैं, जैसे कि आपका नेट बैंकिंग है, डेबिट कार्ड, यूपीआई है, एनईएफटी, आरटीजीएस है, एनएसीएच है, जितने भी पेमेंट ऑप्शंस है सबको हम एक साथ एग्रीगेट करते हैं, इसलिए इसको पेमेंट एग्रीगेटर कहते हैं। और इसीलिए सब पैसा नाम रखा गया। जी, वो सब पैसा का नाम रखने के पीछे एक कहानी है। वो कहानी ये है कि हम एक इंडियननेस लाना चाहते थे जी। तो एक इंडियन शब्द ही रखना चाहते थे एज अ ब्रांड, और सब तरह का पेमेंट ऑप्शन एक जगह पे दे रहे हैं जी। और इंडिया के एकमात्र पेमेंट एग्रीगेटर हैं जो कि आपका ऑफलाइन एंड ऑनलाइन दोनों पेमेंट ऑप्शन देता है। जैसे कि अब कैश, एनईएफटी, आरटीजीएस भी हमारे प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल हैं, जो कि एकमात्र पेमेंट एग्रीगेटर है इंडिया का। हमारे को 2 मिलियन बैंक ब्रांचेस हैं जहाँ पे हमारे कस्टमर्स के पेयर्स जाके कैश जमा कर सकते हैं या फिर एनईएफटी, आरटीजीएस कर सकते हैं। तो जितने भी तरह के पेमेंट ऑप्शन है, सिर्फ सबसे बड़ा चेकआउट पेज हमारा है, इसलिए सब शब्द आया। और पैसा तो पैसा के लिए ही हमें लाइसेंस मिला है, उसी को संभालने के लिए, और उसी के हम कस्टोडियन हैं, इसलिए सब पैसा ये नाम है। अच्छा, क्योंकि मैं आपके बारे में कुछ पढ़ भी रहा था तो मैंने देखा कि 13 डेवलपर, 20 दिन और 14 प्रोडक्ट आपने उससे लॉन्च किए हैं। ये कैसे कमाल किया? देखिए, इसका बैकग्राउंड तो सेटअप हुआ था मार्च में। मार्च महीना में हमने हमारा एनुअल मीट हुआ था समोद बाग में जी। उस एनुअल मीट में हमने 3 बातों पे अग्री किया था, सारे मैनेजमेंट ने और सारी टीम मेंबर्स ने जी, कि हम सब पैसा को अब एक प्रोडक्ट टेक कंपनी के रूप में प्रमोट करेंगे। 1 सेकेंड इज कि सब पैसा में अब हर एक एम्प्लॉय का एक लाइन ऑफ साइट होएगा जी। और तीसरा कि हम एआई फर्स्ट कंपनी बनेंगे। ओके। अब ये अप्रैल से लेके नवंबर तक का जो सफ़र था, इसमें सारे मैनेजमेंट ने, सारी टीम मेंबर्स ने इस पे ही काम किया। हमारे को फाउंडर अभिमन्यु झा ने एआई प्रोजेक्ट पिक किया। हमारे चीफ ग्रोथ ऑफिसर हैं अजित, उन्होंने प्रोडक्ट टीम सेटअप करने में हमारी मदद करी जी। पतिकृत दासगुप्ता हमारे चीफ बिजनेस ऑफिसर हैं, उन्होंने लाइन ऑफ साइट पकड़ा। मैंने और हमारे चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर हैं अमित त्यागी, हम लोगों ने मिलकर प्रोडक्ट डिजाइनिंग स्टार्ट किया जी। अच्छा, लेकिन मेरा सवाल इसमें यह है कि एआई और साथ में एक आदमी, एक मनुष्य है या एम्प्लॉय, इनका कोलैबोरेशन आपने कैसे किया? देखिए, जब हम ये बात कहते हैं एआई फर्स्ट, हाँ, तो आपका सोच, आपका काम करने का तरीका, आपका पार्टनर, आपका लैपटॉप जी, ये सब का पहला सोच एआई हो जाता है। अब एआई जिस तरह से अपना न्यू मॉडल्स लेके आ रहा है या जिस तेजी से काम कर रहा है उसमें जी, उसमें हमने ये डिसाइड किया कि एआई ही हमारा मेंटोर होएगा। एक मेमो है जो हमारे को फाउंडर अभिमन्यु झा ने लिखा है, हम उसको उन्होंने इनका नाम मनी बॉल एआई दिया था जी। और हमारी उनसे इस बारे में काफ़ी लंबा डिस्कशन भी हुआ, और हमने ये डिसाइड किया कि ये अभी तक दुनिया में किसी ने किया नहीं है जी। अभी तक लोग एआई को एक सहायक मानते हैं,
जी। कि हम एआई से सहायता लेंगे और उस सहायता से हम काम करेंगे, एआई से काम करवाएंगे या फिर खुद करेंगे। हमने ये डिसाइड किया, अभिमन्यु ऑफ कोर्स उन्होंने लीड किया इस बात को जी। उन्होंने खुद से एक अपना एक प्रोजेक्ट भी बनाया। उन्होंने मुझे कन्विंस किया ऑफ कोर्स, ताकि मैं ये डिसीजन ले सकूं कि ये कंपनी में अब हम एआई को एज अ मेंटोर ट्रीट करेंगे, यानी जो एआई बताएगा हम वही काम करेंगे। जी। हाँ, एआई इसमें परेशानियां आता है, एआई बहुत टाइम पे हैलुसिनेट करता है, कंफ्यूज भी होता है। एक टर्म यूज़ करते हैं हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के साथ काम करने में, उसको हम बोलते हैं प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग। आप एआई से कैसे बात करते हैं ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। जैसे अगर द्रोणाचार्य के शिष्य अर्जुन थे तो द्रोणाचार्य के शिष्य बाकी पांडव और कौरव भी थे। बिल्कुल। अब अर्जुन अगर जैसे द्रोणाचार्य से बात कर रहे हैं, द्रोणाचार्य को गुरु मान लें, यहाँ पे हम एआई को गुरु बोल रहे हैं और सब पैसा के एम्प्लॉयज़ हम उनके शिष्य हो गए। बिल्कुल। लेकिन इसमें एक मेरा सवाल ये है कि मेंटोर एआई को मानना या फिर किसी पर्सन को मानना, दोनों में क्या अंतर है और डिफिकल्ट कौन सा है? देखिए, किसी पर्सन को आप मेंटोर बनाएं या एआई को मेंटोर बनाएं, कंपैरिजन आप नहीं कर सकते। रीज़न है कि एआई का अपना लिमिटेशंस है जी, और इंसान का भी अपना लिमिटेशन है। अगर आप मैथ्स के प्रोफेसर हैं जी, तो आप उनसे हिस्ट्री के सवाल पूछने जाएंगे तो आप गलत मेंटोर के पास पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। एआई के साथ है कि वो उनसे आप हिस्ट्री का भी पूछें या मैथ्स का भी पूछें, वो आपको एआई उसका जवाब दे पाएगा। दूसरा फ्लिप साइड क्या है जी, एआई आपको वही जवाब दे पाएगा जो एआई को सिखाया गया है या फिर उसके पास डेटा अवेलेबल है। आप कुछ डिसरप्शन कर सकते हैं एआई के थ्रू, इनोवेशन करने में डिफिकल्टी है जी। दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे कि आइंस्टाइन ने अगर इनोवेट किया बिल्कुल तो वो साइंटिस्ट कहलाए। हाँ। अब आप स्टार्टअप इकोसिस्टम में बात करते हैं, काफ़ी लोग डिसरप्शन करते हैं, यानी जो चीज़ अवेलेबल है उसको और बेहतर पुराने तरीके से ना करके नए तरीके से कर रहे हैं। बिल्कुल। तो एआई को मेंटोर बनाने से आपको ये खासियत होता है कि आप डिसरप्शन ला सकते हैं और किसी इंसान को अगर आप अपना गुरु मानते हैं, मेंटोर मानते हैं, तो वहाँ पे आप शायद इनोवेशन ला सकते हैं। बिल्कुल। क्योंकि मैं आपकी वेबसाइट पर भी देख रहा था तो आपने एक तरफ लिखा हुआ था ओल्ड फिजिक्स और दूसरी साइड था द न्यू फिजिक्स, और उसमें आपने दोनों में अंतर दिखाया था कि ट्रेडिशनल क्या है और अब जब हम एआई के साथ काम कर रहे हैं तब क्या है। तो एक बार जरा उसको थोड़ा सा समझाइए आप। हाँ, अब जैसे देखें कि हम एज अ डेवलपर एक कंपनी का स्ट्रक्चर समझते हैं जी। एक प्रोडक्ट टीम है, हाँ, वो क्या करता है, प्रोडक्ट इन्विजन करता है, मार्केट रिसर्च टीम से रिसर्च रिपोर्ट लेता है, हाँ, और फिर कहता है मार्केट में इस प्रोडक्ट की आवश्यकता है। अब उस प्रोडक्ट की आवश्यकता उसको फिर हम बनाते हैं प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट, जिसको आप पीआरडी बोलते हैं। ये पुराने वे में हम ऐसे ही काम करते थे और काफ़ी कंपनियां आज भी ऐसे ही करती जी। अब प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट आप फिर डेवलपर को दे देते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर को, जो कि वहाँ पे कोडिंग कर रहा होता है जी। अब नया वे ऑफ थिंकिंग क्या है कि जो सॉफ्टवेयर डेवलपर है उसके लिए प्रोडक्ट रिक्वायरमेंट डॉक्यूमेंट बनाना या फिर मार्केट रिसर्च करना, ये उनके स्किल सेट के बाहर है जी। तो वो स्किल सेट उनके पास सडनली आ जाता है अगर वो एआई को अपना मेंटोर बना लेता है। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपर खुद प्रोडक्ट इंजीनियर हो जाता है। हाँ। और जो प्रोडक्ट मैनेजर है जो डेवलपमेंट नहीं कर सकता है, सॉफ्टवेयर बना नहीं सकता, कोडिंग नहीं कर सकता, वो एआई की मदद से कोडिंग भी कर लेता है जी। तो एक ही इंसान वो प्रोडक्ट डिज़ाइन भी कर लेता है, डेवलपमेंट भी कर लेता है, टेस्टिंग भी कर लेता है, फिर उसको डिप्लॉयमेंट भी कर लेता है, फिर बाद में उस प्रोडक्ट का कंप्लीट डॉक्यूमेंटेशन भी कर लेता है, पिच डेक भी बना लेता है और मार्केट में सेल्स पिच रेडी भी कर लेता है। तो एक ही इंसान विद द हेल्प ऑफ एआई एक प्रोडक्ट का लाइफ साइकिल कंप्लीट कर लेता है विद ट्रिमेंडस स्पीड। बिल्कुल। लेकिन अभी एक और चर्चा जो ये है कि अगर एआई आएगा तो बहुत सारी नौकरियां जाएंगी, तो अब आप इसको कैसे देखते हैं कि नौकरियां जाएंगी या नए नए अवसर खुलेंगे लोगों के लिए? अब देखें, एक समय में हमें याद है कि टेलीफोन बूथ हुआ करते थे जी, और हम टेलीफोन बूथ में जाते थे और वहाँ से फ़ोन किया करते थे। हाँ। जब मोबाइल आ गया
तो टेलीफोन बूथ्स बंद हो गए, बिल्कुल, पर एक नया अवसर खुल गया। हाँ। वो अब साइबर सेंटर बन गए, जहाँ पे जाके आप इंटरनेट एक्सेस कर सकते हैं। जी। तो जब भी कुछ नया आता है तो काम करने का ढर्रा तरीका बदल जाता है, नौकरियां चली जाएंगी, ये कहना शायद सही नहीं होगा। हाँ। अभी एआई में इतने रेवोल्यूशंस आने हैं, मेरा जो मानना है कि अभी तक तकरीबन 18 से 20% भी हम अचीव नहीं कर पाए। बिल्कुल, जो हमें दिख रहा है, हाँ, बहुत कुछ ऐसा है जो हमें शायद दिख नहीं रहा, शायद आसपास में रोबोट हैं, और मैं उतने डीप में नहीं जाऊंगा। बिल्कुल, तो अभी बहुत कुछ उसमें होना बाकी है, और जितना भी स्किल है जो पुराने तरीके से आप स्कूल में पढ़ाते थे, जी, पुराने तरह से आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर हुआ करता था, वो सब धीरे धीरे बदलेंगी। बिल्कुल, समय और समाज अपॉर्चुनिटी के हिसाब से खुद ब खुद बदल जाते हैं। किसी का जॉब डिस्रप्शन हो जाना, ये कहना बहुत अपने आप में एक अतिशयोक्ति होगा। बिल्कुल। एक और हम देखते हैं कि जब कोई नई कंपनी को शुरू कर रहा होता है तो वो या तो बड़े फंड की तरफ देखता है या बड़े लोन की तरफ देखता है, लेकिन आपने ऐसा कुछ नहीं किया। आपने अपनी कंपनी में भी लिखा हुआ है बूटस्ट्रैप। तो ये क्या है और इसको आप किस तरह से देखते हैं और इसमें कितना मजा आता है आपको, क्या फन दिखता है आपको इसमें? देखिए, एज अ फाउंडर जब मैं अपना ये मेरा सेकंड वेंचर है जी। इससे पहले मैंने एक मार्केट रिसर्च कंपनी चलाई थी जी। एज अ फाउंडर जब मैं इस कॉन्सेप्ट को लेके आया था मार्केट में, तो मेरे साथ अपना एक लेगेसी था पास्ट कि मैं कहाँ पे काम करता। मैं एक एक्स बैंकर हूँ जी, डिफरेंट बैंक्स में काम किया। ओके। और बैंकर्स का सोच और लाइफस्टाइल हमेशा से संतुलित रहता है। हाँ। तो उस सोच और लाइफस्टाइल से, और हमारा ऑफकोर्स पारिवारिक जो हमारा वो है, हम छोटे शहर से आते हैं जी, तो बहुत फ्लैम्बॉयंट आइडिया नहीं था कि हम जाएंगे तुरंत इन्वेस्टर्स के पास पहुंचेंगे, उनसे फंड रेज करेंगे। हाँ। जबकि आइडिया ये था कि हम कुछ नया लेके आएंगे। बैंक से आया था तो बैंकर से बात करेंगे, उनके साथ अपना प्रोडक्ट आगे बढ़ाएंगे, वाइट लेबल करेंगे। हमें शुरुआत में सक्सेस भी मिला, और जैसे ही वो सक्सेस मिला फिर हमने फ्यूचर देख लिया था। ऑफ कोर्स हमारे साथ धीरे धीरे काफ़ी लोग जुड़े, को फाउंडर्स आए, सब अपना एक्सपीरियंस लेके आए। बट मैं इस बात को लेके एडमेंट था कि हम बूटस्ट्रैप रहेंगे एक लेवल तक, जब तक कि हम अपने आप को स्टैब्लिश ना कर सकें इस तरह से जी, कि आपके पास इन्वेस्टर आके आपके आइडिया को हाईजैक ना कर ले। जी। तो इस तरह से बूटस्ट्रैप्ड रहे। फिर इसमें धीरे धीरे मज़ा आने लगा, बिकॉज बहुत कुछ सीखने को मिला। बिल्कुल। आप कम समय में कम रिसोर्सेज से कैसे सरवाइव करते हैं, कैसे आप अपने टीम को मैनेज करते हैं, आप कैसे हायरिंग करते हैं, ये सारी चीज़ें बहुत कुछ सीखने को मिला। और एक समय आया जबकि हम प्रॉफिटेबल हो गए, कैश रिच भी हो गए। तो अब लगता है कि यही माहौल ठीक था, और अब शायद आवश्यकता भी नहीं है। जी। तो क्या बूटस्ट्रैप कंपनी के होने से फाउंडर को ज़्यादा फायदे होते हैं कि वो खुद निर्णय बेहतर तरीके से ले सकते हैं? देखिए, खुद निर्णय ले सकते हैं, इस बात को मैं अग्री करूंगा। हाँ। बेहतर तरीके से ले सकते हैं, इस बात को शायद मैं अग्री ना करूं, जी। क्योंकि आपका सारा निर्णय सही हो ये आवश्यक नहीं है। बिल्कुल। हाँ, बूटस्ट्रैप होने से ये फायदा है कि आप खुद से ही खुद के जज हो जाते हैं, और आपको पता चल जाता है कि आपने ये निर्णय गलत लिया, तो आप तुरंत वापस निर्णय को रिपील भी कर लेते हैं। तो आप ये नहीं कह सकते कि आप हर समय सही निर्णय करते हैं। हाँ, निर्णय लेने की क्षमता आप में बढ़ जाती है, तेजी से आप निर्णय कर पाते हैं, ये फायदा है। आपकी कंपनी कई अलग अलग फेज से गुजरी होगी। अब कहाँ आप अपनी कंपनी को देख रहे हैं और आने वाले समय में कहाँ देख रहे हैं? तो मैं पहले फेजेस बता देता हूँ हम कैसे कैसे इवॉल्व किया। तो जब मैं ये आइडिया लेके आया था, ऑफ कोर्स नया था शहर में जी, किसी बड़े कॉलेज से पास आउट नहीं था, बहुत बड़ा सर्किल भी नहीं था। तो पहला फेज़ ये था कि मुझे अपना टीम बिल्ड करना है जी। महादेव की कृपा है कि हमारे साथ लोग जुड़ते गए, और काफ़ी अच्छे लोग जुड़ते गए। हमारे साथ हमारे पहले को फाउंडर अभिमन्यु झा जुड़े जी, जिनके साथ बैठ के हमने काफ़ी स्ट्रैटेजिक डिसीजंस लिए, बात किया। हम
पहले एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म बनाते थे, वहाँ से माइग्रेट होके पेमेंट प्लेटफॉर्म में मूव किए, जस्ट बिकॉज इसमें उनका योगदान है। अब जब पेमेंट प्लेटफॉर्म का गो टू मार्केट बनाना था, उस समय हमारे साथ जुड़े हमारे दूसरे को फाउंडर हैं पथिकृत दासगुप्ता जी, वो हमारे साथ जुड़े। उन्होंने पूरा इंटायर गो टू मार्केट स्ट्रैटेजी बनाया और हमें बैंक्स तक ले गए जी, जिसके कारण हम आज काफ़ी सक्सेसफुल भी है। उसके बाद फिर हमें अपना इंटायर टेक्नोलॉजी टीम बिल्ड करना था। उसमें हमारे साथ अमित त्यागी जुड़े जी। तो ये पहला फेज़ था जब कंपनी एक स्टेबल सिचुएशन पे आया जी। सेकेंड फेज़ तब आया जब हम कोविड के बाद के फेज़ में हमें अपने आप को प्रॉफिटेबल बनाना था। हम उस समय तक प्रॉफिटेबल थे नहीं। वो सेकेंड फेज़ में हमने अपने गो टू मार्केट में को और बेहतर किया जी, मल्टीपल प्रोडक्ट्स बनाए, टेक्नोलॉजी टीम काफ़ी एनहांस हुआ और हम एक स्टेबल सिचुएशन पे आ गए जी। तीसरा फेज़ तब आया जो कि मार्च का महीना है पिछले साल जी, जहाँ पे हमने डिसाइड किया कि अब हम ग्रोथ में जाएंगे। प्रॉफिटेबिलिटी देख लिया, अब ग्रोथ में जाएंगे। उस फेज में हमारे साथ हमारे अनदर सीनियर मेंबर ज्वाइन किए, चीफ ग्रोथ ऑफिसर हमारे अजीत कुमार जी। उनके साथ मिलकर फिर हमने ग्रोथ प्लान डिज़ाइन किया और जिस फेज में आज हम हैं वो उसका कारण ये है कि एक सारा ग्रोथ प्लानिंग, तो पुराने प्रोडक्ट्स, ये 3 फेजेस काफ़ी स्टेबिलिटी से आगे बढ़ गए जी। अब आपका जिस तरह से मैं आपको रोक रहा हूँ यहाँ, क्योंकि जिस तरह से आप मुझे अपनी पूरी कहानी सुना रहे हैं तो मुझे कुछ लाइनें याद आ रही हैं कि जो छोटे शहर से या गांव से निकले हुए लड़के होते हैं बड़े ज़िद्दी किस्म के होते हैं और दिक्कत ये होती है कि उनके सपने बड़े होते हैं। तो मनीष कुमार कुछ वैसे ही है। देखिए, ज़िद्दी तो मैं हूँ, ये कह सकता हूँ, और सपने देखता हूँ और थोड़ा बहुत साइकोलॉजी भी पढ़ा है जी। तो सपना छोटा या बड़ा होता नहीं है, सपना सपना ही होता है जी। तो हमने जो भी देखा था बचपन में वो अचीव करने की कोशिश की, कुछ अचीव हो गया होगा, कुछ नहीं हुआ। अब जैसे जैसे आपका उम्र बढ़ता है, अब हम इस फेज़ में हैं कि मेरा अपना सपना, अब मेरी छोटी प्यारी सी बेटी है जी, अब उसके लिए एक नया सपना है जी। और मेरी बीवी है, उसके लिए एक नया सपना है। बिल्कुल। माँ का उम्र हो गया है, उनके लिए एक नया सपना है। तो सपने आते रहते हैं और ऐसा नहीं कि आपने जो एक बार देख लिया वही, सपने अपने आप में प्रोग्रेसिव हैं, चेंज होते हैं। एक बार मनीष जी, मैं आपसे आपकी जर्नी के बारे में भी जानना चाहूँगा, क्योंकि कई बार हम गाँव की, छोटे शहर की बात तो कर चुके हैं कि आखिर शुरुआत कैसे हुई और आज आप जहाँ तक हैं, जहाँ पहुँचे हैं, जिस ऊंचाई तक, यहाँ तक कैसे आए आप? जी, जैसे मैंने आपको बताया, मैं एक एक्स बैंकर हूँ और जब मैं बैंक में काम कर रहा था तो तभी मुझे एहसास हुआ कि हम कुछ पेमेंट में या सॉफ्टवेयर एज अ प्लेटफॉर्म में कुछ नया कर सकते हैं जी। मुझे याद है जब मैं नौकरी छोड़ के आया था तो मेरे पास 1 महीना का तनख्वाह था जी, और अगले महीना का तनख्वाह आने वाला था जी। तो 2 महीने का तनख्वाह लेके मैं छोटे से शहर से दिल्ली जैसे महानगर में आ गया जी। अब यहाँ पे आके शुरुआत में किसी अपने दोस्त के साथ रहा, फिर बॉम्बे चला गया, बॉम्बे में चौल में रहा जी। एक छोटा सा चौल हुआ करता था 7x10 का, जिसमें 8 लोग रहते थे, तो उसमें मैं भी रहता था। तो वो भी एक समय था। उसके बाद फिर धीरे धीरे जैसे कि मैंने आपको बताया कि आपके आँख, कान, आपकी इंद्रियां अगर खुली हुई हैं तो आपके पास अपॉर्चुनिटी आता रहता है जी। तो हमारे पास भी अपॉर्चुनिटी आया। जब पहला अपॉर्चुनिटी आया, जब पहला चेक मैंने रिसीव किया था वो फैब इंडिया का था जी, और उस चेक से मैंने 3 महीने का किराया पे किया था। अच्छा। तो और उस समय मैंने लिटरली डिसाइडेड किया क्विट करते हैं, वापस नौकरी में जाते हैं जी। तो आपके पास एक अपॉर्चुनिटी आया और उस अपॉर्चुनिटी से आपको स्ट्रेंथ मिला, आगे शायद और कुछ लिखा है। थोड़ा सा अगर एक आध पन्ना और हम पलटना चाहें पीछे की तरफ, तो फैमिली बैकग्राउंड की तरफ अगर हम चलें तो मेरे पिताजी सरकारी अफसर थे, सरकारी नौकर थे। मेरी माँ हाउसवाइफ है
मैं घर का सबसे बड़ा सदस्य हूँ, मतलब भाई बहनों में हम 4 भाई बहन हैं जी। मेरे और मेरे बहन के बीच में तकरीबन 9-10 साल का डिफरेंस है। अच्छा। और हम पटना में ही रहते थे, एक साधारण मिडिल क्लास फैमिली। तो ये हमारा फैमिली है। ऑफ कोर्स हमारा गांव बहुत छोटा सा गांव है जी, बहुत छोटे से डिस्ट्रिक्ट में, बिहार में। अच्छा, लेकिन आप जो बता रहे थे कि आपके पास जब वो चेक आया आपने फिर से नौकरी ज्वाइन की, फिर से नौकरी को ज्वाइन करना और उसके बाद फिर से बिजनेसमैन बनना, इसके बीच की कहानी बताइए। नहीं, जब चेक आया हाँ, तो फिर मैंने डिसाइड किया कि नहीं, अब नौकरी नहीं ज्वाइन करनी। अच्छा। मैं फिर अपॉर्चुनिटी मिलेगा जी। मैं मिला, काफ़ी लोगों से हाँ, मिलता था और कुछ छोटे छोटे प्रोजेक्ट मिल जाते थे, करता था। फिर आपके पास तो पहला टारगेट जो हमारा था, जैसे मैंने बताया, हमारा पहला फेज था जब मुझे कंपनी बिल्ड करनी थी जी। तो पहला टारगेट था मुझे टीम बिल्ड करना था। बिल्कुल। तो अपॉर्चुनिटी ढूंढता रहा, उसी अपॉर्चुनिटी में अभिमन्यु मिले, पथिकित मिले, अमित मिले, ऐसी टीम बिल्ड होता रहा, प्रोजेक्ट्स मिलते रहे और कंपनी बढ़ती रही। हाँ, काफ़ी समय ऐसा आया जब लगा कि अब क्विट कर देना चाहिए जी। पर अगर आपके साथी आपके आसपास सही हो और आपके पास आपके माता पिता का आशीर्वाद हो तो पॉसिबल है, अपॉर्चुनिटीज़ हैं अवेलेबल। छोटा बड़ा नहीं, सपना सपना ही है। बिल्कुल, लेकिन एक पॉइंट उसमें छूट गया था जो हम पहले बात कर रहे थे कि अब आप अपनी कंपनी को आगे कहाँ देखते हैं जी। ये पहला माइलस्टोन था जब हमने एक साथ 14 प्रोडक्ट एक ही दिन में 13 डेवलपर्स के साथ और 25 दिन में बिल्ड किया, इंटरप्राइज लेवल प्रोडक्ट बनाया। अच्छा। इससे हमें ये समझ में आ गया कि अब हम नेक्स्ट फेज में जंप करने, जिसको हम सब पैसा 3.0 कह रहे हैं जी, उस नेक्स्ट फेज में जंप करने को तैयार हैं, क्योंकि हमारे पास अब अचानक से ऐसी शक्ति आ गई है जो कि लार्जली उनके पास होता है जिनका काफ़ी डीप पॉकेट होता है जी, काफ़ी रिसोर्सेज होते हैं। अब हमारे पास अचानक से शक्ति आ गई जिसको एआई की शक्ति कहेंगे जी, जिससे कि हम कोई भी प्रोडक्ट, अगर मैं ये क्लेम ना करूं कि वर्ल्ड का बेस्ट होगा, तो इंडिया के बेस्ट प्रोडक्ट इंटरप्राइज लेवल बहुत ही कम समय में बिल्ड कर सकते हैं, डिप्लॉय कर सकते हैं और मार्केट में दे सकते हैं, जिससे कि अब हम वर्ल्ड में कहीं भी जा सकते हैं और दुनिया के बड़े बड़े नामों के साथ compete कर सकते हैं, आंख में आंख मिला के उनसे बातें कर सकते हैं। बिल्कुल, लेकिन अब मैं ये समझना आपसे चाहता हूँ कि इतने बड़े बड़े प्रोडक्ट आपने लॉन्च कर दिए हैं, तो उसके बाद सब पैसा की आगे की रणनीति किस तरह से है और उम्मीदें क्या हैं और टारगेट क्या है? देखिए, बिजनेस में आपका अलग अलग ज्योग्राफी या अलग डेमोग्राफी आपका टारगेट सेगमेंट होता है जी। हमारा एक समय में एक ही ज्योग्राफी टारगेट सेगमेंट था जिसको हम कहते थे ईस्टर्न पार्ट ऑफ दिस कंट्री, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल, हम बहुत स्ट्रांग थे वहाँ पे। धीरे से फिर नॉर्थ में थोड़ा बहुत हुआ जी। अभी आज के समय में हम साउथ में, वेस्टर्न पार्ट ऑफ द कंट्री, पूरे इंडिया में चारों तरफ फैल गए हैं जी। अब क्या है कि हम अब सब पैसा को देख रहे हैं कि इंडिया में जो हमने फैलाव किया है उसमें हम ज़्यादा डीपनिंग करें और ऑफ कोर्स एक ग्लोबल मल्टीनेशनल के रूप में उभरे आने वाले 2 साल के अंदर जी। अच्छा, अगर बिजनेस में रेवेन्यू को अगर हम छोड़ दें तो मैं ये समझना चाहूँगा कि सब पैसा समाज के लिए क्या काम कर रहा है, देश में कैसे योगदान कर रहा है और डिजिटली एम्प्लॉयमेंट कैसे क्रिएट कर रहा है। एज अ बिजनेस हमारा जो सेगमेंट है हाँ। अब हम इसको ऐसे कहेंगे कि हमारा चॉइस शायद नहीं था, ये ऐसा हो गया क्योंकि हमने जैसे हमारे जो बैंक पार्टनर्स हैं जिनके साथ हम जुड़े उनको हम अपना मेंटोर मानते हैं शुरुआत में जी। अब जब PSU बैंक के साथ काम करने के कारण हम सरकारी संस्थाओं को ज़्यादा सर्विसेज देने लगे। हम सरकारी संस्थाओं में काफ़ी स्ट्रांग है उस मार्केट सेगमेंट में। और जब डिजिटल इंडिया ड्राइव स्टार्ट हुआ और अभी भी चल रहा है बिल्कुल, उसमें मैं सेफली कह सकता हूँ कि सब पैसा ने बहुत बड़ा योगदान दिया है बहुत सारी सरकारी संस्थाओं को डिजिटलाइज करने में, उनको कैश से UPI का जो सफ़र है उस सफ़र में उनको हैंड होल्ड करने में सब पैसा का अच्छा योगदान रहा है और हम इसमें कर भी रहे हैं आगे। अब आ गए समाज पे। हाँ।
एज सब पैसा हम हमारा एक मेरा इनफैक्ट एक फाउंडेशन है, याचक फाउंडेशन, जो कि लोअर तबके के लोगों के साथ काम करता है जी, जिसका में प्राइमरीली सब पैसा CSR फंडिंग करती है जी, अब वो करने का कारण ये है कि जैसे आपने सही कहा कि एक छोटे शहर या छोटे गांव से आप आते हैं तो सिर्फ आप जिद्दी नहीं होते हैं, आप वहाँ का एक्सपीरियंस भी लेके आते हैं। जी, तो वहाँ पे जो गरीबी है, जो लाइफस्टाइल इश्यूज हैं उनको ठीक करने के लिए सब पैसा अपना योगदान देती है, अभी तक दे रही है और काफ़ी अच्छा दे रही है। जी, एजुकेशन पे आते हैं, जो आपका तीसरा पॉइंट था। हाँ, अभी थोड़ी देर पहले मैं बता रहा था कि जैसे जैसे ये AI रेवोल्यूशन हो रहा है, जिसको आप नेक्स्ट रेवोल्यूशन बोल सकते हैं आफ्टर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, राइट। इसमें सब पैसा शायद पहली कंपनी है जिन्होंने AI को इस तरह से एक्सप्लॉइट किया है जी, या AI को मेंटोर की तरफ ट्रीट कर रही है। और हम ये जान रहे हैं कि हमारे जितने भी रिसोर्सेज हैं, 150 प्लस रिसोर्सेज जो इस पे काम कर रहे हैं, दे आर गेटिंग एडुकेटेड एंड ऑफ कोर्स हम इसमें एक अगला रोल अपना प्ले करना चाहेंगे कि एजुकेशन सिस्टम में, आपका करिकुलम में, आपके परीक्षा का स्ट्रक्चर में कैसे आप इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को इमीडिएटली इम्प्लीमेंट करें, नहीं तो हम जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में पीछे रह गए, यहाँ भी पीछे रह जाएंगे। अच्छा, और रोजगार कैसे क्रिएट कर रहे हैं? जी, सब पैसा इज ग्रोइंग ऑफ कोर्स, तो ग्रो कर रहे हैं। आप मान के चलें कि हर महीने हम रोजगार दे रहे हैं। लेकिन एक स्पेसिफिक बात करना चाहूँगा जी, स्किल डेवलपमेंट के लिए भारत सरकार की एक योजना है जिसमें आप स्किल्ड लेबर को आप हायर कर सकते हैं एज एन इंटर्न। उसमें हम काफ़ी बढ़ चढ़ कर योगदान कर रहे हैं। बिल्कुल। अभी तक की जो आपकी सफलता है उसका श्रेय आप भी देते हैं, तो वो AI और ह्यूमन कोलैबोरेशन को देते हैं आप। लेकिन बाकी अगर फिनटेक कंपनियों से समस्याओं को हटकर समझा जाए तो आप उन्हें कैसे समझते हैं या कैसे सोल्व करते हैं उन समस्याओं को? देखिए, मैं आपको यहाँ पर करेक्ट करना चाहूँगा। अभी तक की जो सफलता है सब पैसा की, ये सफलता मेरे टीम को जाता है। ऑफ कोर्स AI हैज़ जस्ट इंटर्ड, और ऑफ कोर्स और AI को एंट्री लाने के लिए मेरे टीम मेंबर का ही योगदान है। हाँ, मतलब तो इसीलिए मैंने कहा कि ह्यूमन और AI कोलैबोरेशन से ये सफलता मिली है। जी, हाँ। अभी हम आगे दूसरे फिनटेक कंपनी से कैसे डिफरेंट है, मुझे मालूम है कि ज़्यादा समय नहीं है जब वो भी इसी रेस में आ जाएंगे। हाँ। अभी इस सिचुएशन में हम एक प्योर इंडियन कंपनी है जो बाकी बड़े नामों से अलग है, क्योंकि उनमें इन्वेस्टमेंट है, चाहे वो US का हो या चाइना का हो या किसी और भी कंट्रीज़ का हो। ये हम एक प्योर इंडियन कंपनी है जी। और हमारा वो जो सर्विस करने का या प्रोडक्ट बनाने का जो हमारा रास्ता है, वो रास्ता जाता है आपका सरकारी संस्थाओं से होकर, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन से होकर, हॉस्पिटल्स से होकर। हम ई-कॉमर्स में उतने स्ट्रांग नहीं हैं जी। हम इन सब संस्थाओं में काफ़ी स्ट्रांग हैं। इस कारण से हमारा सोचने का तरीका भी उधर ही जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, हमारे एजुकेशन बोर्ड्स काफ़ी हमारे कस्टमर्स हैं, मर्चेंट्स हम उनको कहते हैं। अब एजुकेशन बोर्ड्स को सरकारी स्कूल के बच्चे फीस पे करते हैं जी। अब आप समझें, जैसे मैं बिहार से आता हूँ। हाँ। बिहार में वो शिवहर डिस्ट्रिक्ट से, बहुत छोटा सा वो डिस्ट्रिक्ट है, एकमात्र विधानसभा का डिस्ट्रिक्ट है वो। उस डिस्ट्रिक्ट के किसी एक गांव में कोई स्कूल है, वहाँ पे बच्चा बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को फीस पे कर रहा है 100 रुपये कैश जी। अब बिहार स्कूल एग्जामिनेशन बोर्ड को एक परेशानी है कि उस बच्चे ने उस गांव से जो फीस पे किया है उसको हम कैसे रिकॉन्साइल करें जी। अब ये जो सोच है, ये जो परेशानी, इस परेशानी को सॉल्व करने के लिए हमने हाइब्रिड पेमेंट गेटवे बिल्ड किया। अच्छा। जिससे कि आपका कैश का ट्रांजैक्शन, बच्चे के लिए वो कैश का ट्रांजैक्शन है, लेकिन बोर्ड के लिए वो डिजिटल ट्रांजैक्शन है, रियल टाइम डेटा ट्रांसफ़र होता है, ताकि इस तरह से जैसे कि हमने बैंक के कोर बैंकिंग सिस्टम से डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर रखा है जी। तो आपने कैश जमा किया नहीं कि एजुकेशन बोर्ड को पता चल गया
कि कुमार मनीष ने उस किसी गांव से जी कैश जमा किया है, तो बच्चे का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, संस्था का भी प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। बिल्कुल, हमारा सोच इस डायरेक्शन में जाता है, जो कि हम बाकी फिनटेक से अलग है। आखिरी सवाल मेरा ये कि नई पीढ़ी को, युवाओं को आप क्या संदेश देना चाहते हैं? अपनी आंखें खुली रखें, कान नाक खुले रखें, जी कभी भी किसी पुराने बैगेज को कैरी ना करें, अपने आप को बदलने को तैयार रखें। समाज बहुत तेजी से बदल रहा है, हमारे समय भी बदला था, आपके समय भी बदल रहा है। जी पेस थोड़ा बहुत आगे पीछे हो सकता है, अगर आपकी आंखें और आपकी इंद्रियां खुली हुई हैं, जी, सक्सेस आपके साथ है। जेनजी को कैसे देख रहे हैं आप? एआई के साथ कंफर्टेबल है तो ज्यादा तेजी के साथ बढ़ रहे हैं आगे? जी हाँ, जेनजी के साथ एक खासियत है उनके साथ, क्योंकि हमारे पास वो सुविधाएं नहीं थी, गूगल नहीं था, बिल्कुल, मोबाइल फ़ोन नहीं थे। हाँ, उसके बाद फिर हमारे बाद हमसे जो 10-15 साल छोटे हैं, उनके पास मोबाइल फ़ोन्स आने लग गए। बिल्कुल, अब ये जेनजी है, उनके पास जब उन्होंने सोचना स्टार्ट किया, तब से उनके पास एआई है। बिल्कुल, और जैसे मैंने कहा कि एआई भी बहुत तेज़ी से बदल रहा है, हर महीने को कुछ नए मॉडल्स आ रहे हैं। बिल्कुल, तो जेनजी का ग्रोथ ऑफ कोर्स हमारे ग्रोथ से तो फास्ट ही होना है। बिल्कुल, और जेनजी को अगर कुछ संदेश देना चाहूँ तो जरूर दूंगा कि आप एआई के मदद से जो आज की रियल परेशानियां हैं, इन्वायरमेंटल इश्यूज है, पॉल्यूशन है आपका, वो जो कि इंसान के लिए खतरा बनता जा रहा है, आप एआई की मदद से उस पर सोचना स्टार्ट करें, और एआई और नया प्रोडक्ट और मैन्युफैक्चरिंग विल बी एबल टू, वो आपको इस में जरूर सफलता दिलाएगा। जी बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका कुमार मनीष, हमारे साथ बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। लेकिन जिस तरह से कुमार मनीष ने बताया कि एआई और अगर मनुष्य आपस में सहयोग के साथ काम करेंगे तो तेजी के साथ आगे बढ़ेंगे। एआई से डरने की या फिर नौकरी के खो जाने की चिंता नहीं रखनी है, बल्कि यह रखना है कि उससे सहयोग लेकर हमें आगे कैसे बढ़ना है, अपने कदम आगे धीरे धीरे कैसे बढ़ाने हैं। अगर कोई नई चीज हमारे बीच आ रही है, उसका दिल खोलकर स्वागत कीजिएगा, उसके साथ कदम से कदम मिलाकर आगे बढ़िएगा, तो नए नए रास्ते खुद पे खुद खुलते चले जाएंगे। नमस्कार।